नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र प्रजापत, गांव गोगटिया कछावतान, तहसील तारानगर, जिला चूरू। मेरे यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान यानी प्राचीन राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं, आरएस लेवल का पढ़ रहे हैं। इसमें यदि कोई भी लाइन छूट भी जाती है कोई टॉपिक से संबंधित, तो जैसे ही अपना टॉपिक कंप्लीट होगा तो उसका जो अंत यानी लास्ट का जो वीडियो डालूंगा उस वीडियो के अंदर वो भी चीजें अपन क्लियर कर देंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक दो लाइन छूट जाती है और वो छूट जाती है, तो आप ऐसा मत सोचना कि वो लाइन रह गई। मैं जैसे सभ्यता चल रही है, पुरातात्विक स्थल चल रहा है, पुरातात्विक स्थल जैसे ही कंप्लीट होगा, कंप्लीट होते ही मैं आपको नेक्स्ट कंप्लीट लास्ट वीडियो के अंदर अपने को जो बची हुई चीजें हैं वो अपलोड कर दूंगा। और आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अपन जो भी पढ़ रहे हैं आरएस लेवल का पढ़ रहे हैं, और इससे जो भी नीचे का जो भी सिस्टम बढ़ता है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, राजस्थान पुलिस, पटवारी, जो भी भर्ती है सभी में अपना ये टॉपिक जो भी है इंपॉर्टेंट रहता है। तो आपको पढ़ना है, स्टडी करनी है। तो जैसे ही मेरे द्वारा यहाँ पर पढ़ाया जाता है तो आप अपने साथ में रफ कॉपी रखें। रफ कॉपी में जैसे जैसे मैं यहाँ पर करवाता हूँ उस प्रकार से आप नोट्स बनाएं, और नोट्स बनाकर इतना शानदार तरीके से उसको तैयार करें ताकि आपको बार बार से पढ़ने की ज्यादा जरूरत ना पड़े। अपना जो टॉपिक चल रहा था, अपन ने पढ़ा था पुरातात्विक स्थल। सबसे पहले अपन ने देखा था कि साहित्यिक स्रोत देख रहे थे, राजस्थान इतिहास का प्रारूप देख रहे थे, राजस्थान आदित्य या राजस्थान शब्द का उल्लेख देख रहे थे। उसके बाद में अपन ने पुरातात्विक विभाग में सभ्यता देखी थी। सभ्यता या पुरातात्विक विभाग एक ही बात है, दोनों अलग अलग मत समझना। नेक्स्ट जो अपन ने देखा था, सबसे पहले कालीबंगा सभ्यता पढ़ी थी। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में है। और उसके बाद में आहड़ सभ्यता पढ़ी थी जो उदयपुर जिले में है। और उसके बाद में अपन ने गणेश्वर सभ्यता पढ़ी थी जो सीकर जिले में है। उसके बाद में अपन ने बैराट सभ्यता पढ़ी थी जो कहाँ पर है, विराटनगर जयपुर में है। उसके बाद में अपन ने रेड सभ्यता पढ़ी थी। रेड सभ्यता कहाँ पर है, टोंक में है। उसके बाद में क्या पढ़ी थी, रेड सभ्यता। आज जो दोस्तों अपन पढ़ेंगे, जैसे मतलब आगे जो भी सभ्यता आती हैं उन सभ्यताओं में अपन देखेंगे, जैसे भरतपुर में सभ्यता, कुछ 4-5 सभ्यता है, उन सभ्यताओं का अध्ययन करेंगे अपन। यानी जैसे सबसे पहले अपना पॉइंट रहेगा जैसे भरतपुर की सभ्यता। किसकी सभ्यता, भरतपुर में। यानी साथ ही देखेंगे कि भरतपुर में कितनी सभ्यता, कौन कौन सी सभ्यता विकसित हुई है, तो लिखेंगे भरतपुर की सभ्यता। उसके बारे में अपन जानेंगे, जैसे भरतपुर के अंदर नौहे सभ्यता है, अपन कह सकते हैं भरतपुर के अंदर नौहे सभ्यता है, ब्याना सभ्यता है, मलाह सभ्यता है, दर सभ्यता है। ये सभी सभ्यता कहाँ पर है, भरतपुर। तो आप मेरे साथ में एक बार देखेंगे और उसके बाद में देखेंगे। यानी सभ्यता कहाँ की पढ़ेंगे दोस्तों, भरतपुर की। कहाँ की सभ्यता, भरतपुर की सभ्यता। नोट कर लीजिए साथ साथ में, भरतपुर की सभ्यता। कहाँ की सभ्यता देख रहे हैं, भरतपुर की सभ्यता। यानी भरतपुर की सभ्यताओं को इस प्रकार से देखेंगे। भरतपुर की सभ्यता एक तो हो जाएगी भरतपुर में ब्याना सभ्यता। कौन सी सभ्यता, ब्याना सभ्यता लिखेंगे। भरतपुर में कौन सी सभ्यता हो जाएगी, ब्याना सभ्यता दोस्तों। और ब्याना सभ्यता और एक हो जाएगी भरतपुर के अंदर नौहे सभ्यता। कौन सी सभ्यता हो जाएगी, नौहे सभ्यता। ये भरतपुर के अंदर, ये दोनों भरतपुर के अंदर ही बात कर रहे हैं। और एक हो जाएगी भरतपुर के अंदर मलाह सभ्यता। मलाह सभ्यता, सभ्यता। और एक हो जाएगी भरतपुर के अंदर दर सभ्यता। कौन सी सभ्यता हो जाएगी, दर सभ्यता। तो दोस्तों आप नोट कर लीजिए साथ साथ में। यानी भरतपुर के अंदर जो सभ्यता है अपन कहेंगे ब्याना सभ्यता भरतपुर, नौहा सभ्यता भरतपुर, मलाह सभ्यता भरतपुर, दर सभ्यता भरतपुर। अपन एक एक करके इनका प्रारूप जानेंगे। अपन एक एक करके इनका प्रारूप जानेंगे भी किस प्रकार से ये सभ्यता विकसित हुई है। इनमें से जो दर सभ्यता है, प्रारंभिक पाषाण कालीन शैल चित्र या शैलाश्रय यहाँ पर मिले हैं। इसको अपन इसी के साथ में ही कंप्लीट कर लेते हैं। यानी सबसे पहले यही देख लेते हैं। तो इसमें सिर्फ एक ही लाइन याद रखनी है, प्रारंभिक पाषाण कालीन शैल चित्र यहां से प्राप्त किए गए। यानी लिख सकते हैं प्रारंभिक पाषाण कालीन शैल चित्र मिले। दोस्तों आप हेडिंग डालेंगे दर सभ्यता में लिखेंगे प्रारंभिक पाषाण कालीन शैल चित्र मिले। बस इतनी बात याद रखनी है। दर सभ्यता कहां पर है, भरतपुर के अंदर। प्रारंभिक पाषाण कालीन शैल चित्र प्राप्त हुए थे, कहां से, दर सभ्यता से। अब आगे जो एक एक करके सभ्यता देखेंगे, सबसे पहले जो अपन सभ्यता लेके चलेंगे उसका नाम है ब्याना सभ्यता। क्या नाम है, ब्याना सभ्यता। आगे जो आप हेडिंग डालेंगे वो किस प्रकार से प्रारूप रहता है वो देखेंगे।
यानी मैं इसको मिटाता हूं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। बयाना सभ्यता के अंदर ये अपन अलग अलग रूप देखेंगे और रूपों के बाद में ये अपन अध्ययन करेंगे। देखते हैं बयाना सभ्यता क्या है। अब देखते हैं दोस्तों भरतपुर की सभ्यता, जो आपको मैंने इंपॉर्टेंट है वो बता दी है। यानी लिखेंगे अपन बयाना सभ्यता, हेडिंग डालेंगे बयाना सभ्यता। ये लो दोस्तों बयाना सभ्यता। बयाना सभ्यता भरतपुर के अंदर है। बयाना सभ्यता भरतपुर के अंदर है। और बयाना सभ्यता में किस प्रकार से सिस्टम अपने याद रखेंगे, देखो दोस्तों इन भागों में बांट देंगे। पहले आप भी अपने कॉपी में इन भागों में बांट लेना। यानी बयाना सभ्यता में सबसे पहले अपन देखते हैं इसका उपनाम। क्या देखते हैं? उपनाम। उपनाम के बाद में अपन देखेंगे इसका स्थान। सबसे पहले देखेंगे उपनाम, उपनाम के बाद में देखेंगे इसका स्थान, स्थान के बाद में देखेंगे साक्ष्य, और उसके बाद में अपन देखेंगे अन्य जानकारी या विशेष कह सकते हैं, अन्य जानकारी या फिर अपन क्या कह सकते हैं, विशेष कह सकते हैं। तो बयाना सभ्यता, उपनाम, स्थान, साक्ष्य, अन्य जानकारी। ठीक है। यानी अब उपनाम जो देखेंगे, बयाना सभ्यता का उपनाम क्या है। देखो दोस्तों इस सभ्यता को अपन श्रीपंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रीपंथ कहा जाता है। बयाना सभ्यता को क्या कहा जाता है? श्रीपंथ कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि श्रीपंथ कौन सी सभ्यता को कहा जाता है। बयाना सभ्यता। और बयाना सभ्यता है कहां पर? भरतपुर के अंदर है। यानी बयाना सभ्यता को श्रीपंथ, श्रीपुर, श्रीप्रस्थ और वाणासुर नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यानी बयाना जो सभ्यता है उसको श्रीपंथ, श्रीपुर और श्रीप्रस्थ और वाणासुर की नगरी के नाम से भी बयाना सभ्यता को जाना जाता है। इसके यदि स्थान की बात करते हैं तो बयाना भरतपुर में आ जाएगा। कौन सा स्थान आ जाएगा? बयाना भरतपुर में आ जाएगा। साक्ष्य की अपन एक एक करके बात करेंगे। नील की खेती के साक्ष्य भी यहां से मिले थे, और यहां से जो भी साक्ष्य, गुप्तकालीन सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं भी यहां से मिली थी। ऐसे जो भी साक्ष्य मिलते हैं एक एक करके अपन जानकारी करेंगे। और अन्य जानकारी के अंदर अपन ये भी जानकारी लेंगे कि यहाँ पर जो समुद्रगुप्त का विजय स्तंभ है और उसी के अंदर जो मतलब विष्णुवर्धन द्वारा बनाया गया भीमलाट है उनकी भी जानकारी लेंगे, और उषा मंदिर और उषा मस्जिद की भी जानकारी लेंगे। इससे पहले अपन हेडिंग डालेंगे कॉपी के अंदर, लिखेंगे उपनाम। क्या लिखेंगे? उपनाम। देखो दोस्तों उपनाम में सबसे पहले लिखेंगे श्रीपंथ, श्रीपंथ, और दूसरा लिखेंगे श्रीपुर, श्रीपुर। अगला लिखेंगे श्रीप्रस्थ, श्रीप्रस्थ, और एक लिखेंगे वाणासुर की नगरी या बाणासुर की नगरी, बाणासुर की नगरी। बाणासुर की एक बेटी थी, उसका नाम था उषा। ये भगवान श्री कृष्ण के टाइम की बात है। बाणासुर उस टाइम में हुआ था। यानी उसकी बेटी थी, उसका नाम, बाणासुर की बेटी का नाम है उषा। उसी के नाम पर उषा मंदिर बनेगा, और मंदिर को तोड़कर उषा मस्जिद बनाएंगे। मस्जिद को 18वीं शताब्दी में तोड़कर जाट राजाओं ने पुणे से क्या बना दिया था? मंदिर बना दिया था। ऐसा अपन अन्य में पढ़ेंगे। यानी इसके बाद में दोस्तों उपनाम आप सीधा सीधा हेडिंग डालेंगे। उपनाम श्रीपंथ, श्रीपुर, श्रीप्रस्थ, वाणासुर के नगरी के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है। अब जो देखेंगे इसका स्थान, स्थान में दोस्तों मैं सीधा ही लिखता हूं। एक स्थान है भरतपुर। क्या लिखेंगे? भरतपुर। तो आप लिखेंगे क्या है? थ्योरेटिकल भाषा में क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे बयाना सभ्यता, मेरे साथ साथ में लिखेंगे ना, बयाना सभ्यता भरतपुर में विकसित हुई। बयाना सभ्यता भरतपुर में विकसित हुई। पूछ ले बयाना सभ्यता कहां पर विकसित हुई? तो भरतपुर में विकसित हुई। कहां पर विकसित हुई? भरतपुर में विकसित हुई। अब देखो दोस्तों इसके देखते हैं साक्ष्य। क्या देखते हैं? साक्ष्य। ये मैं मिटाता हूं और आगे यदि आपने नहीं नोट किया है तो नोट कर लीजिए। श्रीपंथ, श्रीपुर, श्रीप्रस्थ और बाणासुर की नगरी बयाना को ही कहा जाता है। अब देखते हैं साक्ष्य। देखते हैं दोस्तों साक्ष्य के अंदर क्या आता है वो चीज देखते हैं। यानी साक्ष्य में आपको याद रखना है, यहां से ये चीज अपन ने लेके चले हैं। साक्ष्य, साक्ष्य में क्या याद रखेंगे? सबसे पहले यहां का वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां पर नील की खेती के साक्ष्य मिले हैं। यहां से, यानी यहां से लिखेंगे आप, यहां से नील की
खेती के साक्ष्य मिले। कहां से मिले? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नील की खेती के साक्ष्य कहां से मिले? ब्याना सभ्यता भरतपुर से मिले। नील की खेती के साक्ष्य कहां से मिले थे? ब्याना सभ्यता भरतपुर से मिले थे दोस्तों। अगला जो नेक्स्ट है, यहां से साक्ष्य के तौर पर अपने को क्या प्राप्त होता है? गुप्तकालीन शासकों के सिक्के, या फिर कह सकते हैं गुप्तकालीन शासकों की सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं। और लिखेंगे यहां से गुप्तकालीन, लिखते रहना मेरे साथ साथ में, गुप्तकालीन शासकों की सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं मिली। कहां से मिली? ब्याना सभ्यता से। गुप्त वंश की जानकारी भी, इसका मतलब गुप्त काल की सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं कहां से प्राप्त हुई है? ब्याना सभ्यता भरतपुर से प्राप्त हुई। ये बात अपन कह सकते हैं। नेक्स्ट यहां कह सकते हैं कि यहां से यहां सर्वाधिक कब्रें मिली। सर्वाधिक कब्रें मिली। सर्वाधिक कब्रें मिली। यहां पर सर्वाधिक क्या मिली थी? कब्रें मिली थी। यहां पर सर्वाधिक क्या मिली थी? कब्रें मिली थी। यहां पर सर्वाधिक क्या मिली? यहां से सर्वाधिक क्या मिली थी? कब्रें मिली थी। अब देखो दोस्तों, यहां से सर्वाधिक कब्रें मिली थी, तो अपन ये भी कह सकते हैं समुद्रगुप्त का विजय स्तंभ भी यहीं पर स्थित है। समुद्रगुप्त का विजय स्तंभ भी यहीं पर स्थित है। तो अपन कह सकते हैं राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ यदि पूछ ले तो कहेंगे ब्याना भरतपुर में है। राजस्थान का यदि प्रथम विजय स्तंभ भी कहां पर है? ब्याना भरतपुर। तो अपन यहां पर लिख सकते हैं समुद्रगुप्त का विजय स्तंभ यहीं पर है। यानी कहां पर है? ब्याना में है, ब्याना भरतपुर में है। जो राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ है। जो राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ है। यदि पूछ रहे सेकंड विजय स्तंभ तो लिखेंगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। देखो दोस्तों, यदि अपने पास में ये बनाया कब था विजय स्तंभ? प्रथम विजय स्तंभ लगभग 371 ईस्वी के आसपास में बना था। जो इसके अंदर जो भीमलाट बना है, भीमलाट का यदि अपन उल्लेख आगे देखेंगे जानकारी के अंदर, वो लगभग 528 ईस्वी के आसपास बनता है। यानी सबसे पहले ब्याना सभ्यता उपनाम श्रीपंत, श्रीपुर, श्रीप्रस्थ और बाणासुर की नगरी। यदि पूछ ले इसका स्थान तो कहेंगे ब्याना भरतपुर। यदि पूछ ले इसके साक्ष्य तो कहेंगे यहां से नील की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए। यहां से गुप्तकालीन शासकों की स्वर्ण मुद्राएं मिली, सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं मिली। यहां से सर्वाधिक कब्रें मिली थी। और समुद्रगुप्त का विजय स्तंभ भी यहीं पर है, जो राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहलाता है। जो राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहलाता है। 371 ईस्वी में बना था। और सेकंड यदि विजय स्तंभ पूछे तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर बना है, जो महाराणा कुंभा ने निर्माण करवाया था। ठीक है। अब दोस्तों इसके बारे में, इसकी बात की जानकारी लेते हैं। जानकारी की किसकी जानकारी लेते हैं? अब इसके बारे में अन्य जानकारी की जानकारी लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ले लिया होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अब अपन किसकी बात करते हैं? अब इसकी बात करते हैं जानकारी की। किसकी बात करते हैं? जानकारी की बात करते हैं। और क्या क्या, यानी अब जानकारी कौन सी है? अन्य जानकारी। यहां से और अपने को क्या क्या जानकारी मिलती है? मेरे साथ में कॉपी ले लो और साथ साथ में नोट करते रहो। यानी अपन कह सकते हैं जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना है, यानी चित्तौड़गढ़ दुर्ग बनने से पहले, चित्तौड़गढ़ दुर्ग बनने से पहले राजस्थान का सबसे बड़ा यदि किले की बात की जाती है, दुर्ग की बात करती है तो करते हैं तो कहेंगे ब्याना भरतपुर। चित्तौड़गढ़ दुर्ग बनने से पहले राजस्थान में यदि सबसे बड़े दुर्ग की बात की जाती है तो कहेंगे ब्याना भरतपुर। ब्याना भरतपुर में कह सकते हैं मुगल काल में यहाँ पर नील की मंडी लगती थी। ब्याना भरतपुर में मुगल काल में यहाँ पर क्या लगती थी दोस्तों? नील की मंडी लगती थी। और ब्याना भरतपुर में मुगल बादशाह बाबर आया था। ब्याना भरतपुर में
मुगल बादशाह बाबर आया था और बाबर ने, कुछ इतिहासकारों के अनुसार बाबर ने बयाना भरतपुर आकर शराब का त्याग कर दिया था। बाबर ने बयाना भरतपुर आकर शराब का त्याग कर दिया था। दोस्तों ये भी कहा जाता है कि बयाना भरतपुर के अंदर और फक्का वंश, बयाना भरतपुर के अंदर फक्का वंश का एक राजा था लक्ष्मण सेन। फक्का वंश का एक राजा था लक्ष्मण सेन, और लक्ष्मण सेन की एक रानी थी, उसका नाम था चित्रलेखा। लक्ष्मण सेन की एक रानी थी, उसका नाम था चित्रलेखा। चित्रलेखा ने यहाँ पर एक उषा मंदिर का निर्माण करवाया था। चित्रलेखा ने यहाँ पर एक उषा मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों। और चित्रलेखा इस उषा मंदिर को मुगल काल में तुड़वा दिया गया। मुगल काल में तुड़वाने के बाद 18वीं शताब्दी में ओजू, यानी कुछ समय बाद में इसको तुड़वा दिया। तुड़वाकर वहां पर उषा मस्जिद बनवा दी। उषा मस्जिद बनवा दी, और मस्जिद बनवाने के बाद में यदि उल्लेख मिलता है यहाँ पर कि इसके बाद में यहाँ पर 18वीं शताब्दी में मस्जिद को तुड़वाकर पुनः क्या बना दिया, तो मंदिर। तो कह सकते हैं बयाना भरतपुर में उषा मस्जिद और उषा मंदिर प्रसिद्ध है। तो देखो जानकारी के अंदर सबसे पहले अपन जानकारी लिखे हैं, यानी चित्तौड़ दुर्ग बनने से पहले, चित्तौड़ लिखेंगे साथ में, दुर्ग बनने से पहले, चित्तौड़ दुर्ग बनने से पहले बयाना भरतपुर का किला, बयाना भरतपुर का किला एशिया का सबसे बड़ा किला था। यानी कह सकते हैं कि चित्तौड़ दुर्ग बनने से पहले बयाना भरतपुर का किला एशिया का सबसे बड़ा किला था। एशिया का सबसे बड़ा किला था, ये बात अपने कह सकते हैं। अब जो दूसरी जानकारी यहां पर क्या मिलती है, यानी मुगल काल में बयाना भरतपुर में नील की मंडी लगती थी। किसकी मंडी? नील की मंडी लगती थी। मुगल काल में बयाना भरतपुर में नील की मंडी लगती थी। मुगल काल में बयाना भरतपुर में नील की मंडी लगती थी। आगे यदि कहेंगे कि मुगल बादशाह बाबर ने बयाना भरतपुर आकर शराब का त्याग कर दिया था। शराब का त्याग कर दिया था, ऐसा कुछ इतिहासकार कहते हैं। तो ऐसा कुछ इतिहासकार कहते हैं। और यहां पर एक उषा मंदिर बना है। क्या बना है? उषा मंदिर, जो बड़ा ही प्रसिद्ध है। बनाया किसने था? अपन में कह सकते हैं एक फक्का वंश के राजा लक्ष्मण सेन की रानी चित्रलेखा ने फक्का वंश की रानी चित्रलेखा ने राजा या सम्राट महीपाल के समय करवाया। ठीक है। यहां का एक मस्जिद, उषा मस्जिद भी प्रसिद्ध है। उषा मस्जिद भी प्रसिद्ध है। यानी यहां पर आपको देखो याद रखने वाली बात, उषा मंदिर और उषा मस्जिद दोनों बयाना भरतपुर के अंदर बने हुए। देखो क्या हुआ था, सबसे पहले बना था, यहां देखना, सबसे पहले बना था उषा मंदिर। क्या बना था? उषा मंदिर। उषा मंदिर को तोड़ दिया गया। क्या कर दिया? तोड़ दिया। उषा मंदिर को तोड़ दिया, वहां पर क्या बना दी? मस्जिद। तो उसका नाम क्या रख दिया? उषा मस्जिद। क्या नाम रख दिया? उषा मस्जिद। 18वीं शताब्दी में फिर तोड़ा। 18वीं शताब्दी में किसको तोड़ा? मस्जिद को तोड़ा। 18वीं सदी में फिर तोड़ा। किसको? मस्जिद को तोड़ा। और क्या बना दिया? उषा मंदिर। क्या बना दिया? उषा मंदिर। ये जो उषा थी, ये वाणासुर की पुत्री मानी जाती है। किसकी?
बाणासुर की पुत्री। ये उषा किसकी पुत्री थी? बाणासुर की पुत्री मानी जाती है, ऐसा उल्लेख इसमें किसमें मिलता है? ब्याना सभ्यता में। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, अपन पढ़ रहे हैं भरतपुर की सभ्यता। किसकी सभ्यता पढ़ रहे हैं दोस्तों? भरतपुर की सभ्यता। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, ले लीजिए। अपन पढ़ रहे हैं ब्याना भरतपुर की सभ्यता, या ब्याना भरतपुर की सभ्यता में अपन ने देखा है उपनाम, उपनाम में देखा है श्रीपद, श्रीपुर, श्रीप्रस्थ, वाणासुर की नगरी, ब्याना को ही कहा जाता है। स्थान देखा है भरतपुर, और अपन ने इसके बाद में देखा है स्थान में भरतपुर। साक्ष्य में देखा है, साक्ष्य में क्या देखे? इंपॉर्टेंट है, नील की खेती के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? ब्याना भरतपुर से प्राप्त हुए। गुप्तकालीन सिक्के कहां से प्राप्त हुए? ब्याना भरतपुर से। गुप्तकालीन सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं कहां से प्राप्त हुई? ब्याना भरतपुर से। और अपने यहाँ सर्वाधिक कब्रें कहां से मिली थी? ब्याना भरतपुर से। इसके बाद में अन्य जानकारी की यदि बात करते हैं तो अपन कह सकते हैं कि यहीं पर समुद्रगुप्त का विजय स्तंभ, और विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? समुद्रगुप्त का विजय स्तंभ भी है, और जिसे अपन क्या कह सकते हैं? राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कह सकते हैं। दूसरा विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर बना है, जो महाराणा कुंभा ने बनवाया था। और इसके बाद में अन्य जानकारी के अंदर अपन और भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि चित्तौड़ दुर्ग बनने से पहले ब्याना भरतपुर का किला एशिया का सबसे बड़ा किला था। मुगल काल में ब्याना भरतपुर में नील की मंडी लगती थी, और मुगल बादशाह बाबर ने ब्याना भरतपुर आकर शराब पीना छोड़ दिया था। उषा मस्जिद और उषा मंदिर यहाँ के प्रसिद्ध है। उषा मंदिर का निर्माण फक्का वंश के राजा लक्ष्मण सेन की रानी चित्रलेखा ने राजा महिपाल के समय करवाया था। राजा महिपाल के समय करवाया था। इसके अंदर जो आगे भीमलाट की बात करते हैं वो भी आगे और देखते हैं। आगे इसमें भीमलाट की जो बात करें वो और देखते हैं दोस्तों। भीमलाट क्या था, जानकारी के अंदर ही देख लेते हैं भीमलाट के बारे में। इसी के अंदर बना है, जैसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर विजय स्तंभ बना है, उसी प्रकार भीमलाट बना है यहाँ पर विजय स्तंभ के अंदर। तो समुद्रगुप्त के विजय स्तंभ में यहीं पर अन्य जानकारी की अपन बात कर रहे हैं। यानी एक शब्द लिखता हूं भीमलाट, क्या है? भीमलाट, और लिख देंगे भरतपुर। भीमलाट लिखेंगे भरतपुर। अब भरतपुर के अंदर जो भीमलाट बना है, इसके यदि बात करें निर्माण की, किसकी बात करें? निर्माण की, तो कहेंगे 528 ईस्वी। 528 ईस्वी भीमलाट का निर्माण 528 ईस्वी। यदि कहेंगे तो किसने करवाया था? तो कहेंगे जाट राजा विष्णुवर्धन। जाट राजा विष्णुवर्धन किसके उपलक्ष्य में करवाया था? तो कहेंगे हूण शासक महीर कुल से विजयी होकर, विजय स्तंभ यानी विजयी होकर, किससे? हूण शासक कौन था? महीर कुल। यही है जो विराट सभ्यता का विनाशक बना था। यानी महीर शासक अपन बात कर रहे हैं, हूण शासक महीर कुल, और महीर कुल से लड़ाई हुई थी किसकी? विष्णुवर्धन की। और लड़ाई होकर विष्णुवर्धन जीत गया था, और जीतने के बाद में इसने किसका निर्माण करवाया था? भीमलाट का निर्माण करवाया था। इसी भीमलाट की यदि बात करें उपनाम की, यदि इसी भीमलाट की यदि नाम बात करें उपनाम की, तो राजस्थान की प्रथम कुतुब मीनार कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? राजस्थान की प्रथम कुतुब मीनार। पूछ ले जाए राजस्थान की प्रथम कुतुब मीनार, तो भीमलाट भरतपुर। और इसका इसी का यदि उपनाम की बात करें तो राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ। और इसी की बात करें तो यदि सेकंड विजय स्तंभ पूछ ले तो इसी का नाम मिलेगा, सेकंड विजय स्तंभ मिलेगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, याद रखना दोस्तों। यानी भीमलाट विजय स्तंभ, इसको अपन विजय स्तंभ भी कहते हैं या भीमलाट कहते हैं। जो भी अपना एक नाम है, चीज एक ही है, इसके अंदर बनाओ, जैसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग और विजय स्तंभ, विष्णु स्तंभ जो नाम लेते हैं, उसी प्रकार से अपन कह सकते हैं समुद्रगुप्त का विजय स्तंभ
जो 371 ईस्वी में, और इसके अंदर जो भीमलाट बनी है उसका निर्माण 528 ईस्वी में जाट राजा विष्णुवर्धन ने करवाया था। हूण शासक महीर कुल से विजयी होकर, और इसी का उपनाम है राजस्थान का प्रथम कुतुब मीनार भी इसे कहते हैं, और राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ भी इसे कहा जाता है। नाम दोनों एक ही है। नेक्स्ट जो आगे भरतपुर के अंदर अपन सभ्यता पढ़ रहे हैं, पहले सभ्यता देखी थी भरतपुर की सभ्यता में, अपन अगली सभ्यता लेते हैं नोह सभ्यता। अब तक अपन ने 2 सभ्यता पढ़ ली है, अब अगली सभ्यता कौन सी देखेंगे? नोह सभ्यता। ठीक है, अब आगे देखते हैं नोह सभ्यता। सभ्यताएं पढ़ रहे हैं और भरतपुर की सभ्यताओं के अंदर अब अगली सभ्यता अपनी आती है नोह सभ्यता। अगली सभ्यता अपनी कौन सी सभ्यता आती है? नोह सभ्यता। ये लो दोस्तों, नोह सभ्यता। नोह सभ्यता में देखो दोस्तों, अपन देखेंगे इसका स्थान। क्या देखेंगे? स्थान। स्थान के बाद में देखेंगे अपन इसकी नदी, भाई कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई है। नदी के बाद में अपन देखेंगे खोज, भाई इसकी खोज किसने की थी। और खोज के बाद में अपन देखेंगे दोस्तों साक्ष्य, भाई यहां से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए। और साक्ष्य के बाद में अपन देखेंगे जानकारी, यानी कहेंगे अन्य जानकारी यहां से क्या क्या प्राप्त होती है उसके बारे में भी अपन यहां से जानकारी लेंगे। नोह सभ्यता और है कहां पर? भरतपुर के अंदर। सबसे पहले इसके स्थान की बात करते हैं तो कहेंगे नोह स्थान भरतपुर। क्या कहेंगे? नोह स्थान भरतपुर। यदि इसकी नदी की बात करते हैं तो कहेंगे रूप बड़ा अच्छा है तो कहेंगे रूपारेल नदी। क्या कहेंगे? रूपारेल नदी भरतपुर में। और यदि इसकी खोज की अपन दोस्तों बात करते हैं तो 1963-64 के अंदर आरसी अग्रवाल यानी रतन चंद्र अग्रवाल ने इसकी क्या की थी? खोज। और साक्ष्य के तौर पर अपन देखेंगे, इससे पहले एक नोट लगा के भी बात कर सकते हैं, यानी समय काल, इसका समय काल की यदि अपन बात करते हैं तो 1100 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व तक का इसका समय काल अपने को मिलता है दोस्तों। तो यानी मेरे साथ में आइए और साथ में रफ रजिस्टर रखिए और लिखिए, यानी उस चीज की अपन बात कर रहे हैं, यानी सभ्यता है नोह सभ्यता। और नोह सभ्यता को लिखेंगे कैसे, जानेंगे कैसे। यानी स्थान सबसे पहले अपन यहां से बात करते हैं। स्थान तो कहेंगे भरतपुर। भरतपुर में कौन सी जगह? नोह है। नदी कहेंगे रूपारेल। रूपारेल। और खोज कहेंगे दोस्तों 1963-64 में आरसी अग्रवाल। यहां तक की मैंने बात आपको एकदम शॉर्ट तरीके से बताई है। अब इसको थ्योरेटिकल कैसे लिखना है वो चीज देखते हैं। यानी आपको लिखना है एलसान नोट, आप भी नोट डालिए और साथ साथ में कॉपी रखिए। लिखेंगे नोह सभ्यता भरतपुर में रूपारेल नदी किनारे विकसित हुई। और इसकी खोज 1963-64 में रतन चंद्र अग्रवाल ने की। देखो दोस्तों कितना शानदार बना है, एक ही लाइन के अंदर सारी चीज आ गई। नोह सभ्यता भरतपुर में रूपारेल नदी के किनारे। नोह सभ्यता कौन सी सभ्यता? नोह सभ्यता कहां पर? भरतपुर में। कौन सी नदी किनारे? रूपारेल नदी किनारे। और इसकी खोज किसने की थी? 1963-64 में रतन चंद्र अग्रवाल को अपन कहते हैं आरसी अग्रवाल। क्या कहते हैं? आरसी अग्रवाल। दोस्तों नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। इससे आगे चलते हैं फिर। चलो आगे चलते हैं। यहां तक तो आपने नोट कर लिया होगा, मेरे साथ साथ में नोट करते रहें। अब देखो दोस्तों इसकी बात करते हैं साक्ष्य की, यानी यहां तक की बात अपनी कंप्लीट हो गई। अब क्या बचता है अपने पास में दोस्तों? अब इसका बचता है साक्ष्य। क्या बचता है? साक्ष्य। साक्ष्य की बात करते हैं। यहां से जो साक्ष्य मिलता है यानी पक्षी चित्रित ईंट कहां से मिली थी? नोह सभ्यता से मिली थी। ईंटों ऊपर पक्षी का चित्र है। पक्षी चित्रित ईंट कहां से मिली थी? नोह सभ्यता से मिली थी। भवन निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया जाता था। कौन सी सभ्यता में? नोह सभ्यता में किया जा रहा था। अवशेष की यदि यहां से बात करें तो यहां पर कह सकते हैं ताम्र युगीन, लोह युगीन,
मध्य महाभारत कालीन अवशेष भी यहाँ से मिले थे। ताम्र युगीन कह सकते हैं और लोह युगीन कह सकते हैं। मध्य महाभारत कालीन के अवशेष भी कहां से प्राप्त हुए हैं? नोह सभ्यता भरतपुर से प्राप्त हुए हैं। तो अपन नोट कर सकते हैं राजस्थान में एकमात्र नोह ऐसा स्थान है जहां पर 5 सांस्कृतिक अपन कह सकते हैं या संस्कृतियों का उल्लेख मिलता है, या 5 संस्कृतियों का युगों की जानकारी यहां से मिलती है। तो यहां से अपन नोह सभ्यता की बात कर रहे हैं और यहां से एक कुषाण नरेश हुआ था हुस्क, और हुस्क और एक चौहान नरेश हुआ था जिसका नाम था वासुदेव चौहान। उनके सिक्के भी यहीं से प्राप्त हुए हैं और जोग बाबा और यक्ष की मूर्ति भी यहीं से प्राप्त हुई है दोस्तों। और ब्लैक व लाल वेहर यहाँ के भांडू की प्रमुख विशेषता है। ब्लैक व लाल वेहर यहाँ के भांडू की दोस्तों प्रमुख विशेषता बताई जाती है। यहाँ से लगभग 16 रिंगवेल भी प्राप्त हुई हैं और यहाँ से एक प्रतिमा, यहाँ से कुछ जो प्रतिमाएं मिली हैं, जो मूर्तियां मिली हैं, उन पर मौर्यकालीन पॉलिश की हुई है, तो अब साक्ष्य के तौर पर अपन देखते हैं इसी सभ्यता के अंदर इतना ही है। तो यहाँ से साक्ष्य में देखें पक्षी चित्रित ईंटें मिली। पक्षी मेरे साथ में लिखते रहना, चित्रित ईंटें मिली दोस्तों। पक्षी चित्रित क्या मिली? ईंटें मिली। नेक्स्ट अपन कहेंगे यानी भवन निर्माण में अपन लिखेंगे भवन निर्माण में ईंटों का प्रयोग, भवन निर्माण में ईंटों का प्रयोग। नेक्स्ट अपन यहां से लिखेंगे अवशेष यानी कौन किसके अवशेष मानी जाती है सभ्यता? तो कहेंगे अपन कह सकते हैं ताम्र युगीन, और क्या कह सकते हैं? लोह युगीन, यानी तांबे का भी अवशेष मिला है, लोह का भी मिला है। मध्य महाभारत कालीन अवशेष भी मिले हैं। तो लिखेंगे अवशेष में ताम्र युगीन, लोह युगीन, मध्य महाभारत कालीन अवशेष मिले हैं। कौन सी सभ्यता से? नोह सभ्यता कहां पर है? भरतपुर में। कौन सी नदी किनारे? रूपारेल नदी किनारे। तो कहेंगे साक्ष्य में पक्षी चित्रित ईंटें मिली, भवन निर्माण में ईंटों का प्रयोग, अवशेष ताम्र युगीन, लोह युगीन, मध्य महाभारत कालीन अवशेष मिले। ताम्र युगीन, लोह युगीन, मध्य महाभारत कालीन अवशेष मिले। और यहाँ से क्या जानकारी मिलती है वो भी लिखते हैं, यानी और यहाँ से क्या साक्ष्य मिलते हैं? तो कहेंगे राजस्थान में नोह एकमात्र, और नहीं अपन सीधा लिख सकते हैं नोह यहाँ से 5 सांस्कृतिक युगों की जानकारी मिली। यहाँ से 5 सांस्कृतिक स्थितियों की जानकारी मिली। तो कह सकते हैं नोह राजस्थान में, लिख लेना, राजस्थान में नोह एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से 5 संस्कृतियों का अवशेष मिले, जहां से 5 संस्कृतियों के अवशेष मिले। राजस्थान में नोह एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से 5 संस्कृतियों के अवशेष मिले। नेक्स्ट यहां से जानकारी और भी मिलती है, वो जानकारी भी देखते हैं। यानी नेक्स्ट जो जानकारी मिलती है अपन कह सकते हैं कुषाण नरेश हुआ था हुविस्क, और एक चौहान नरेश हुआ था वासुदेव के सिक्के मिले। तो अपन लिखेंगे यहां से कुषाण नरेश हुविस्क तथा चौहान नरेश वासुदेव के सिक्के भी मिले। कहां से? नोह सभ्यता भरतपुर से। चौहान नरेश हुविस्क और चौहान नरेश वासुदेव चौहान के, जो चौहान वंश के संस्थापक हुए थे, उनके क्या मिले थे? यहां से सिक्के मिले थे। देखो दोस्तों इसमें 1-2 बात और भी याद रखनी है। नोह सभ्यता पक्षी चित्रित ईंटें मिली, भवन निर्माण में ईंटों का प्रयोग, अवशेष किसके मिले हैं? ताम्र युगीन सभ्यता कुछ सामग्री तांबे की मिली,
कुछ सामग्री लोहे की मिली और कुछ मध्य महाभारत कालीन के अवशेष भी यहाँ से प्राप्त हुए। राजस्थान में नोहे एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से 5 संस्कृतियों का अवशेष मिले हैं और कुषाण नरेश हुइस्क तथा चौहान नरेश वासुदेव चौहान के काल के यहाँ पर क्या मिले हैं, सिक्के भी मिले हैं। नेक्स्ट जो आगे स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, 1-2 लाइन और है साक्ष्य की, वो भी आपको बता देता हूं। नोट कर लिया होगा। यानी अपन यहां से कहते हैं एक जोग बाबा और यक्ष की मूर्ति भी मिली। जोग बाबा व यक्ष मूर्ति भी मिली। कहां से मिली, बात सारी कर रहे हैं नोहे सभ्यता की, कहां से मिली थी, जोग बाबा। प्रश्न आ जाए कि निम्न में से जोग बाबा यक्ष मूर्ति कहां से प्राप्त की गई, तो कहेंगे नोहे सभ्यता। स्थान वैसे पूछ ले तो कहेंगे भरतपुर, नदी पूछ ले तो कहेंगे रूपारेल। नेक्स्ट अपन कह सकते हैं यानी ब्लैक व लाल वेहर, ब्लैक व लाल वेहर यहां के भांडों की, नोट करते रहे, भांडों की प्रमुख विशेषता है। ब्लैक व लाल वेहर यहाँ के भांडों की प्रमुख विशेषता है। और यदि और पूछ लिया जाए यहां पर कुछ उल्लेख मिले तो यहां से 16 रिंग वेल भी मिले। कहां से मिले, नोहे सभ्यता से। यदि और एक पूछ ले तो यहां से मिली प्रतिमाओं पर मौर्य कालीन पॉलिश की हुई है। कहेंगे यहां से मिली लगभग प्रतिमाओं पर मौर्य कालीन पॉलिश की हुई है। यहां से मिली प्रतिमाओं पर मौर्य कालीन पॉलिश की हुई है। यहां से मिली प्रतिमाओं पर मौर्य कालीन पॉलिश की हुई है। यानी यहां से जोग बाबा या यक्ष की मूर्ति मिली, ब्लैक व लाल वेहर यहाँ के भांडों की प्रमुख विशेषता है। यहां से 16 रिंगवेल भी मिले थे और यहां से मिली प्रतिमाओं पर किसकी पॉलिश की हुई है, मौर्य कालीन पॉलिश की हुई है। एक दोस्तों नोट लगा के और याद रखना अंत इसका, इसमें याद रखना है आपको समय काल। समय काल यदि पूछ लिया जाए समय काल तो लिखेंगे समय काल के अंदर कार्बन C14 पद्धति के अनुसार, कार्बन C14 पद्धति के अनुसार कार्बन C14 पद्धति के अनुसार 1100 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व की मानी है। यानी समय काल यदि पूछे तो कार्बन C14 पद्धति के अनुसार 1100 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व की कौन सी सभ्यता को मानी है, नोहे सभ्यता को मानी है। तो ये है अपनी नोहे सभ्यता दोस्तों। इसके बाद में एक सभ्यता और बसती है, उसका नाम है मलाह सभ्यता। क्या बसती है, भरतपुर की एक सभ्यता बसती है, उसका नाम है मलाह सभ्यता। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं और इससे आगे बढ़ते हैं। मलाह सभ्यता बस एकदम छोटी सी सभ्यता है। अपन मलाह सभ्यता देखेंगे। कौन सी सभ्यता देखेंगे, मलाह सभ्यता। सबसे पहले इसकी बात करते हैं स्थान की। तो मलाह सभ्यता में स्थान लिखेंगे, मलाह भरतपुर। मलाह सभ्यता में स्थान क्या लिखेंगे, मलाह भरतपुर। मलाह भरतपुर ये गना पक्षी अभ्यारण्य के मध्य में स्थित है। तो पूरी लाइन इसको इस प्रकार लिखेंगे, यह यानी यहां से लिखेंगे मलाह सभ्यता भरतपुर में घना पक्षी अभ्यारण्य
के मध्य स्थित है। यदि बात करें यहां से साक्ष्य की, दो ही साक्ष्य ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो लिखेंगे ताम्र, मतलब तांबे की हारपिन और तांबे की तलवार, ताम्र हारपिन, हारपिन मिले हैं। और दूसरा एक लिखेंगे ताम्र तलवार मिली, तलवार मिली। दोस्तों मलाह सभ्यता में आपको याद रखना है, मलाह सभ्यता भरतपुर के घना पक्षी अभ्यारण्य के बीच मध्य में स्थित है। और यहाँ से ताम्र हारपिन और ताम्र तलवार भी मिले हैं। कहाँ से? मलाह सभ्यता भरतपुर से। यानी भरतपुर की अपन ने जो सभ्यता पढ़ी है, यहाँ से सभ्यता, भरतपुर की सभ्यताएं क्या होती है, एक दर जो सभ्यता पढ़ी थी प्रारंभिक पाषाणकालीन जो शैल चित्र वहां से मिले थे दर सभ्यता में, जो मैंने पहले ही बता दी थी। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था भरतपुर की सभ्यताओं में ब्याना भरतपुर, और उसके बाद में अपन ने पढ़ा है नोह सभ्यता, नोह के बाद में मलाह सभ्यता दोस्तों पढ़ी है। इसके बाद में दोस्तों आगे जो अपन सभ्यता देखेंगे वो देखते हैं भीलवाड़ा की सभ्यता, वो देखते हैं वो भीलवाड़ा की सभ्यता देखते हैं। कहाँ की सभ्यता देखते हैं? भीलवाड़ा की सभ्यता देखते हैं। भीलवाड़ा में टोटल कितनी सभ्यता हुई है, तो यहां से लिखेंगे दोस्तों अपन भीलवाड़ा की सभ्यता, भीलवाड़ा की सभ्यता। कहाँ की सभ्यता? भीलवाड़ा की सभ्यता। आप भी साथ साथ में नोट करते रहे प्लीज। यानी भीलवाड़ा की सभ्यता, भीलवाड़ा की सभ्यता में देखो दोस्तों इस प्रकार से अपन बांटेंगे भीलवाड़ा सभ्यता, भीलवाड़ा सभ्यता। एक भीलवाड़ा में पढ़ेंगे बागोर सभ्यता। कौन सी सभ्यता पढ़ेंगे? बागोर सभ्यता। भीलवाड़ा में कौन सी सभ्यता पढ़ेंगे? बागोर सभ्यता। एक भीलवाड़ा के अंदर अपन पढ़ेंगे ओजियानी सभ्यता, ओजियानी, ओजियानी सभ्यता। कहां पर है? भीलवाड़ा में। और अगली भीलवाड़ा में पढ़ेंगे लाछुरा सभ्यता, लाछुरा सभ्यता। नोट करते रहें। और आगे भीलवाड़ा में पढ़ेंगे जहाजपुर सभ्यता, जहाजपुर सभ्यता। क्या पढ़ेंगे? जहाजपुर सभ्यता। भीलवाड़ा की बात कर रहे हैं, बागोर सभ्यता, ओजियानी सभ्यता, लाछुरा सभ्यता, जहाजपुर सभ्यता। और अगली सभ्यता भीलवाड़ा में पढ़ेंगे बांका। कौन सी सभ्यता पढ़ेंगे? बांका सभ्यता। कहां पर है? बांका सभ्यता कहां पर है दोस्तों? भीलवाड़ा के अंदर है। दोस्तों ये सभी एक जगह मैंने कर रखी है, इंपोर्टेंट जो भी सभ्यताएं एक जगह कर रहे हैं। यानी बागोर, ओजियानी, लाछुरा, जहाजपुर, बांका भीलवाड़ा में है। कहां पर है? भीलवाड़ा में। एक दो बार बोलोगे तो याद हो जाएगी। बागोर, ओजियानी, लाछुरा, जहाजपुर, बांका, और कहां पर है? भीलवाड़ा के अंदर है। दोस्तों सबसे पहले अपन बात करते हैं दो सभ्यताओं की जो अंत में दी गई है, एक एक लाइन की सभ्यता है। तो कह सकते हैं राजस्थान की प्रथम अलंकृत गुफा, राजस्थान की प्रथम अलंकृत गुफा कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुई? तो कहेंगे गुफा बांकी चूंकि हुए तो कहेंगे बांका सभ्यता। बांका सभ्यता यानी कहां से? भीलवाड़ा में। बांका सभ्यता कहां से? यानी राजस्थान की प्रथम अलंकृत गुफा कहां से प्राप्त हुई थी? भीलवाड़ा में। तो यहां से सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे बांका सभ्यता, बांका सभ्यता, बांका सभ्यता, बांका सभ्यता। यहां से बांका सभ्यता और जिले का नाम लिखेंगे भीलवाड़ा। नोट करते रहना, बांका सभ्यता, जिले का नाम लिखेंगे भीलवाड़ा, और लिखेंगे साक्ष्य, साक्ष्य में लिखेंगे यहां से या राजस्थान की प्रथम अलंकृत गुफा मिली। राजस्थान की प्रथम अलंकृत गुफा की यदि बात करें तो कहेंगे बांका सभ्यता। और बांका सभ्यता कहां पर है? भीलवाड़ा में। राजस्थान की प्रथम अलंकृत गुफा कहां पर मिली थी? बांका सभ्यता, भीलवाड़ा में। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। दूसरी जो छोटी सभ्यता है ये कंप्लीट हो गई। अगली जो बात करते हैं वो है जहाजपुर, जहाजपुर, जहाजपुर सभ्यता लिखेंगे कहां पर है? भीलवाड़ा में।
कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। दोस्तों जहाजपुर सभ्यता से अपने को क्या प्राप्त हुए वो चीज देखते हैं। जहाजपुर सभ्यता से अपने को प्राप्त हुए हैं, यानी यहां से कहेंगे, यहां से महाभारत कालीन अवशेष मिले हैं। यहां से महाभारत कालीन अवशेष मिले हैं। महाभारत कालीन अवशेष भीलवाड़ा की किस सभ्यता से प्राप्त किए गए हैं? तो कहेंगे जहाजपुर सभ्यता। तो जहाजपुर सभ्यता कहां पर है? भीलवाड़ा में, याद रखना। और यहां से महाभारत कालीन क्या मिले हैं? अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहां से महाभारत कालीन क्या हुए हैं? अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है। अब दोस्तों आगे देखते हैं, बागोर सभ्यता में चलते हैं। एक एक करके सभ्यता देखते रहेंगे। अब सबसे पहले कौन सी सभ्यता देखेंगे, मैं यहां से मिटाता हूं, एक एक करके आगे देखते रहेंगे। अब जो अपनी सभ्यता चलेगी वो है बागोर सभ्यता। कौन सी सभ्यता है दोस्तों? बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता, इसमें अपन पार्टीशन वही कर रहे हैं, जो क्रियाक्रम अपना सेम वही चलता है। इसका उपनाम, स्थान, नदी और खोज और साक्ष्य और जानकारी, इतनी चीज आप इस सभ्यता के अंदर पढ़ाना। कौन सी सभ्यता में? बागोर सभ्यता में। बागोर सभ्यता के अंदर उपनाम, स्थान, नदी, खोज, साक्ष्य और क्या पढ़ेंगे? अन्य जानकारी के अंदर बागोर सभ्यता में देखेंगे। सबसे पहले इसका उपनाम है अपन कहेंगे पाषाण युगीन सभ्यता। उपनाम में इसे जानते हैं, पाषाण युगीन सभ्यता। स्थान कहेंगे बागोर, स्थान कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा के अंदर। नदी कहेंगे कोठारी नदी के किनारे। और खोज में कहेंगे 1967 से 1968, या फिर कुछ किताबों में मिलता है 1967 से 1969 के मध्य वीरेंद्र नाथ मिश्र या वीरेंद्र नाथ मिश्रा व उनका सहयोगी डॉक्टर एल.एस. लेसानी, जो जर्मनी से आए हुए थे और अपने भारत के थे, डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्रा। 1967 से 1968 के मध्य ये सभ्यता की खोज की गई थी। कुछ किताबों में 69 भी लिखा हुआ है, दोनों ही सही मान रहे हैं। साक्ष्य के तौर पर यहां से अपन बात करें, सबसे पहले यहां से खुदाई, यानी खुदाई का टीला कहां से शुरू किया गया था? बागोर सभ्यता को सबसे पहले कहां खोदा गया था? तो कहेंगे महासतियों का टीला। महासतियों का टीले से बागोर सभ्यता की खुदाई की गई थी। देखो दोस्तों, अपन ये कह सकते हैं कि महासतियां, अकेला यदि महासतियां पूछा जाए तो गंगोदभव स्थान आहड़ के निकट कहाँ हो जाएगा? उदयपुर में। अकेला महासतियां कहाँ हो जाएगा? गंगोदभव स्थान आहड़ के निकट उदयपुर। महासतियों का टीला यदि पूछ ले तो कहेंगे बागोर भीलवाड़ा। क्या कहेंगे? बागोर भीलवाड़ा। और इसके यदि समय काल की बात करें तो 3000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व माना जाता है। और महासतियां जो आपको बता दिया मैंने, गंगोदभव स्थान है, कहाँ पड़ता है? गंगोदभव स्थान है कहेंगे आहड़ के निकट उदयपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उदयपुर में। देखो दोस्तों, सबसे पहले इसके उपनाम की बात करते हैं, पाषाण युगीन सभ्यता। क्या लिखेंगे? उपनाम आप नोट कर लीजिए, मेरे साथ साथ में लिखिए, पाषाण युगीन सभ्यता। पाषाण युगीन सभ्यता। दोस्तों अपन जो पढ़ रहे हैं ये सारा का सारा सिस्टम आरएस लेवल का लेकर चल रहे हैं। आरएस तक का जो भी सिलेबस मैं करवा रहा हूँ, मेरा टारगेट ही आरएस है। और यहाँ पर जो टारगेट, मैं भी आपका टारगेट आरएस ही लेकर चल रहा हूँ। तो नीचे की जो भी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, जितनी भी पटवारी पुलिस, जितनी भी सरकारी राजस्थान पुलिस से संबंधित भर्तियां होती हैं, सभी में उपयोगी है। मैं थोड़ा तेज बोलता हूँ, ज्यादा बोलता हूँ, तो ये आप इस चीज को नहीं, जो नोट करवाता हूँ उसको शानदार तरीके से आप नोट कर लीजिए, ताकि अपने को किसी प्रकार की समस्या ना रहे। और यदि इनमें से कोई भी लाइन मेरी छूट जाती है, बोलते वक्त यदि कोई भी लाइन मेरी छूट जाती है दोस्तों, तो मैं ये कहता हूं कि
नेक्स्ट जो सभ्यता चल रही है, सभ्यता का जो लास्ट वीडियो होगा उसके अंदर उन कमियों को पूरा कर दिया जाएगा, यानी उनके लिए स्पेशल अंत में मैं इसी प्रकार चार्टेशन, भाई इस सभ्यता में ये लाइन रह गई थी, इसमें ये लाइन रह गई थी, मैं आपको पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। आगे देखते हैं दोस्तों, बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता का उपनाम है पाषाण युगीन सभ्यता। क्या कहेंगे? पाषाण युगीन सभ्यता। स्थान की यदि बात करें, लिखेंगे उससे पहले स्थान की यदि बात करें तो कहेंगे भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में कौन सा स्थान पड़ जाएगा? बागोर। बागोर भीलवाड़ा। नदी की यदि बात करें तो कहेंगे कोठारी। कोठारी नदी। खोज की यदि बात करेंगे तो कहेंगे दोस्तों 1967-68 में, वैसे तो 69 तक का आता है, 1967-68 या 69 के मध्य डॉक्टर वीरेंद्र नाथ VN मिश्रा वह सहयोगी कौन था? LS लेसानी। कहाँ के थे ये? जर्मनी के थे। कहाँ के थे? जर्मनी के थे। देखो दोस्तों, अब इसको लिखेंगे कैसे? ये तो एक अपना शॉर्ट सिस्टम है, आप इसी प्रकार से याद रख सकते हैं, जैसे आपको याद रहना चाहिए इसे किसी प्रकार से याद रखें। लिखेंगे कैसे? स्थान देखो, पॉइंट लगाइए, अपनी कॉपी के अंदर पॉइंट डालिए और मैं बताता हूं उसी प्रकार से लिखेंगे। उपनाम में तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, लिखेंगे यह सभ्यता, यानी लिखेंगे बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में कोठारी नदी किनारे। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में कोठारी नदी किनारे विकसित हुई। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में कोठारी नदी किनारे विकसित हुई तथा और इसकी खोज 1967 से 1969 के मध्य डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्रा वह इनका सहयोगी, इनके सहयोगी डॉक्टर LS लेसानी, जो कहाँ के थे? जर्मनी। LS लेसानी ने की। देखो दोस्तों, ये थ्योरेटिकल लाइन अपनी बनती है। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे विकसित हुई। इसकी खोज 1967 से 1969 के मध्य डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्रा जो भारत के थे, उनके सहयोगी डॉक्टर LS लेसानी जो जर्मनी के थे, इन्होंने मिलकर क्या की थी? इसकी खोज की थी। तो एक सभ्यता, कौन सी सभ्यता? बागोर सभ्यता। कहां पर? भीलवाड़ा में। कौन सी नदी किनारे? कोठारी नदी किनारे। और इसकी खोज यदि बात करें कब की गई थी? 67 से 69 के मध्य। और किसने की थी? डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्रा ने। सहयोगी कौन था? डॉक्टर LS लेसानी ने इसकी क्या की थी? खोज की थी। अब दोस्तों, इसमें आपको एक और बात बताता हूं कि भाई यह सभ्यता सर्वप्रथम महासतियों का टीला बागोर से शुरुआत, या इस सभ्यता की खोज या इस सभ्यता की खुदाई, इस सभ्यता का उत्खनन कार्य, एक ही बात है, इस सभ्यता की खुदाई सर्वप्रथम महासतियों का टीला बागोर से की गई। लिखेंगे इस सभ्यता की खुदाई सर्वप्रथम महासतियों का टीला बागोर भीलवाड़ा से की गई। ये इंपॉर्टेंट है, महासतियों का टीला। महासतियों का टीला यानी कहेंगे इस सभ्यता के सर्वप्रथम खुदाई कार्य कहां से शुरू किया गया? तो कहेंगे महासतियों का टीला कहां पर है? बागोर भीलवाड़ा में। कहां पर है? बागोर भीलवाड़ा में। और महासतियां यदि दोस्तों यदि पूछ ले, महासतियां, सिर्फ महासतियां सिर्फ यदि महासतियों की बात करते हैं तो सिर्फ महासतियां गंगोदभव
स्थान कहाँ पड़ता है? आहाड़ के निकट, आहाड़ उदयपुर में पड़ता है। सिर्फ यदि महासतियां पूछ ले तो कहेंगे गंगोदभव आहाड़ के निकट उदयपुर, और महासतियों का टिल्ला यदि शब्द पूछ ले तो कहेंगे बागोर भीलवाड़ा। ये इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, एक तो इसके समय काल देखते हैं सबसे पहले। समय काल में कार्बन C14 पद्धति के अनुसार लिखेंगे, मेरे साथ साथ में लिखते रहे। कार्बन C14 पद्धति के अनुसार कार्बन C14 पद्धति के अनुसार कार्बन C14 पद्धति के अनुसार 3000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व माना है। 3000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व इसका क्या माना है? समय काल माना है। 3000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व इसका क्या माना है? समय काल माना है। अब देखते हैं दोस्तों इसके साक्ष्य के बारे में। 3000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व इसका क्या माना है? समय काल माना है। अब क्या आता है अपने पास में? इसका साक्ष्य आता है। क्या आता है? साक्ष्य के तौर पर बात करते हैं। यहां से साक्ष्य में अपन बात करते हैं कि यहां से मध्य पाषाण कालीन अवशेष मिले हैं। यहां से मध्य पाषाण कालीन अवशेष मिले हैं, और जिनसे ये सिद्ध होती है कि यहाँ के लोग पत्थर के औजार व शस्त्र बनाया करते थे, यहाँ के लोग पत्थर के उपकरण बनाया करते थे। ये बात भी अपन कह सकते हैं। यहाँ पर मध्य पाषाण कालीन के अवशेष प्राप्त हुए। इससे ये बात सिद्ध होती है कि यहाँ के लोग क्या बनाया करते थे? औजार व पत्थर से क्या बनाए थे? अपने उपकरण बर्तन वगैरह बनाया करते थे। भवन निर्माण जो होता था, भवन निर्माण के अंदर अपन कह सकते हैं पत्थरों का प्रयोग करते थे। और यहाँ के जो लोग थे यहाँ से प्राचीन पशुपालन की जानकारी के अवशेष भी अपने को प्राप्त होते हैं। चलो अपन एक एक करके लिखते हैं और साथ साथ में देखते रहना। यानी अपन बात किसकी कर रहे हैं दोस्तों? साक्ष्यों की। तो सबसे पहले लिखेंगे यहां से मध्य पाषाणकालीन, यहां से मध्य पाषाणकालीन अवशेष मिले हैं, अवशेष मिले, जिससे यह सिद्ध होता है कि यहाँ के लोग पत्थरों से औजार व उपकरण बनाते थे। जिससे क्या सिद्ध होता है? यहाँ के लोग पत्थरों के औजार व उपकरण व अस्त्र शस्त्र बनाया करते थे। इसीलिए इस सभ्यता को आदिम सांस्कृतिक संग्रहालय कहा जाता है। पूरी लाइन यही रहेगी। इसीलिए इस सभ्यता को आदिम सांस्कृतिक संग्रहालय कहा जाता है। देखो दोस्तों, यहां से अपने को क्वेश्चन क्या मिलते हैं? यहां से मध्य पाषाण कालीन, कौन सा कालीन? मध्य पाषाण कालीन। पाषाण का मतलब पत्थर होता है। यहां से मध्य पाषाण कालीन अवशेष मिले हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि यहाँ के लोग पत्थरों से क्या बनाते थे? औजार उपकरण बनाते थे। और इसीलिए इसी कारण, यानी मध्य पाषाणकालीन पत्थरों से जो भी औजार उपकरण बनाते थे, इसी कारण इसीलिए इस सभ्यता को क्या कहा जाता है? आदिम सांस्कृतिक संग्रहालय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदिम सांस्कृतिक संग्रहालय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदिम सांस्कृतिक संग्रहालय कहा जाता है। या आदिम सांस्कृतिक संग्रहालय कहां पर है? तो कहेंगे बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में। कहां पर है? बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में। आगे देखते हैं दोस्तों, भवन निर्माण में, नेक्स्ट साक्ष्य में लिख लेना, भवन निर्माण में पत्थरों का प्रयोग। भवन निर्माण में किसका प्रयोग? पत्थरों का प्रयोग।
यहां से मिले प्राचीनतम, यहां से प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य, पशुपालन के साक्ष्य। यहां से क्या मिले हैं? प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य। भवन निर्माण में पत्थरों का प्रयोग प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य भी कहां से मिले हैं? बागोर सभ्यता भीलवाड़ा से मिले हैं। कहां से मिले हैं? बागोर सभ्यता भीलवाड़ा से मिले हैं। और विश्व में एकमात्र ऐसा स्थल है जहां पर 14 प्रकार की कृषि के प्रमाण मिले हैं। विश्व में एकमात्र ऐसा स्थल, यहां भी ये लिख सकते हैं, विश्व में एकमात्र बागोर भीलवाड़ा, भीलवाड़ा ऐसा स्थल है जहां से 14 प्रकार की कृषि के प्रमाण मिले हैं। विश्व में एकमात्र बागोर भीलवाड़ा ऐसा स्थल है जहां से 14 प्रकार की कृषि के प्रमाण मिले हैं। यदि बात करें अपन थोड़ी सी कि मानव जो जीवन था, मानव सबसे पहले किसके आधार पर मिलता है? बागोर सभ्यता के आधार पर यदि देखा जाए तो मानव जो यहाँ था, मानव सबसे पहले आखेट पर आधारित था। किस पर आधारित था? आखेट पर आधारित था। आखेट के बाद में वो पशुपालन पर आधारित हुआ। पशुपालन के बाद में वो खेती पर आधारित होता है। आखेट का मतलब होता है शिकार करना। यानी मानव जो सबसे पहले किस पर आधारित था दोस्तों? सबसे पहले मानव जो था, कौन? मानव कह सकते हैं। सबसे पहले मानव किस पर आधारित था? आखेट पर। सबसे पहले मानव किस पर आधारित था? आखेट पर। आखेट के बाद में मानव ने क्या अपनाया? पशुपालन। क्या अपनाया? पशुपालन। आखेट का मतलब होता है शिकार, शिकार करना। और पशुपालन के बाद में मानव ने क्या अपनाई? खेती। क्या अपनाई? यानी बागोर सभ्यता के अनुसार मानव पहले आखेट, फिर पशुपालन और फिर खेती करने लगा था। तो ये बात अपन लिख भी सकते हैं, आगे देखेंगे। लिखेंगे बागोर सभ्यता, अपन यहां से लिख सकते हैं। ये बात तो आप नोट कर लेना। पहली बार आखेट यानी शिकार, फिर सेकंड पशुपालन और थर्ड फिर कृषि। मानव सबसे पहले शिकार करता था, बाद में पशुपालन करने लगा, बाद में खेती करने लगा। ऐसा उल्लेख कौन सी सभ्यता से अपन कह सकते हैं? बागोर सभ्यता। तो मैं यदि लिखना चाहूं तो इसको ऐसे लिखेंगे, इस सभ्यता के अनुसार, सभ्यता के अनुसार मानव सर्वप्रथम आखेट और बाद में पशुपालन तथा इसके बाद कृषि करने लगा था। इस सभ्यता के अनुसार मानव सर्वप्रथम आखेट यानी शिकार और इसके बाद पशुपालन और उसके बाद खेती करने लगा था। ऐसा उल्लेख कौन सभ्यता से? यानी बागोर सभ्यता भीलवाड़ा से अपने कह सकते हैं। इसके बाद में पर देखते हैं यहां से क्या मिला था साक्ष्य के तौर पर। यदि और देखते हैं तो अपने को और क्या मिला था, तो कह सकते हैं यहां से खुदाई के दौरान, यहां की खुदाई में 5, मतलब कह सकते हैं यहां की खुदाई में तांबे के 5 उपकरण मिले थे। यहां की खुदाई में तांबे के 5 उपकरण मिले थे, जिनमें से 10.5 सेमी लंबी छिद्र वाली सुई प्रसिद्ध है। यहां की खुदाई में तांबे की 5 उपकरण मिले थे, जिनमें से 10.5 सेंटीमीटर लंबी छिद्र वाली सुई प्रसिद्ध है, ऐसा माना जाता है। यहां से खुदाई के अंदर थाली, लोटा, प्याला और इस प्रकार से बोतल वगैरह भी अपने को मिली थी। और नेक्स्ट अपन यदि बात करते हैं बर्तन मिले थे। और यहाँ की खुदाई में लघु पाषाणकालीन उपकरणों की बात करते हैं तो हथौड़ा, गोफन की गोलियां भी यहीं से मिली थी। और यहाँ से एक कंकाल मिला था। कंकाल के ऊपर जो दीवार मिली थी उससे सिद्ध होता है समाधि का प्रतीक था। किससे सिद्ध होता है कि समाधि का प्रतीक था। ये अपन देखते हैं, अभी एक एक लाइन करके यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले देखो दोस्तों, लिखेंगे यहां से 5
ताम्र उपकरण मिले, जिनमें 10.5 सेमी लंबी छिद्र वाली सुई प्रसिद्ध है। सुई प्रसिद्ध है। 10.5 भी हुआ है तो बहुत है। 10.5 लंबी छिद्र वाली सुई प्रसिद्ध है। नेक्स्ट यहां से अपने को क्या जानकारी मिलती है, अपन कह सकते हैं यहां से थाली, लोटा, बोतल, कटोरा इत्यादि बर्तन भी मिले। इत्यादि क्या मिले थे? बर्तन। ठीक है। नेक्स्ट लिखते हैं यहां से हथौड़ा प्लस में गोफन की गोलियां आदि लघु पाषाण कालीन उपकरण मिले। ठीक है। और यहां से एक जो मानव मिला था, एक कंकाल पर ईंटों की दीवार मिली थी जो समाधि का प्रतीक दर्शाती है। तो लिख सकते हैं यहां पर एक कंकाल पर ईंटों की दीवार मिली जो समाधि का प्रतीक है। जो किसका प्रतीक है? समाधि का प्रतीक है। दोस्तों ये अपनी सभ्यता जो चल रही है ये बागोर सभ्यता है। बागोर सभ्यता की यदि बात करें तो यानी अपन कह सकते हैं पाषाण युगीन सभ्यता। और इसमें यदि बागोर सभ्यता कौन सी नदी किनारे, तो कह रहे हैं कोठारी नदी के किनारे। कहां पर? भीलवाड़ा में। और साक्ष्य के तौर पर अपन पढ़ रहे थे, यानी नोट लगा के जो अपन ने समय काल पढ़ा था, यानी 3000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व इसका समय काल जो अपन ने पढ़ा था। इसकी खोज 1967 से 1969 के मध्य डॉक्टर अपन कह सकते हैं वीरेंद्र नाथ मिश्रा व इनके सहयोगी LS लेसानी ने की थी। और अपन ये कह सकते हैं सबसे पहले बागोर सभ्यता की खुदाई कार्य कहां से शुरू किया गया था, तो कहेंगे महासतियों का टीला बागोर भीलवाड़ा से शुरू किया गया था। और महासतियां यदि पूछे जाए तो गंगोद बहुस्थान कहां कह देंगे? उदयपुर कह देंगे। और यहाँ की अपने साक्ष्य की यदि बात करते हैं तो यहां से मध्य पाषाण कालीन अवशेष मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि यहाँ के लोग पत्थर से अपने औजार उपकरण बनाया करते थे। इसीलिए इस सभ्यता को आदिम सांस्कृतिक संग्रहालय भी कहा जाता है। और भवनों का निर्माण पत्थरों से करते थे। प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य भी यहाँ से मिलते हैं। और विश्व में एकमात्र ये बागोर ऐसा स्थल है जहां पर 14 प्रकार की कृषि के उल्लेख भी मिलते हैं। मानव सर्वप्रथम आखेट, उसके बाद में पशुपालन, उसके बाद में खेती पर आधारित था। और यहाँ से तांबे के 5 उपकरण मिले हैं, जिनमें 10.5 सेमी लंबी छिद्र वाली एक सुई प्रसिद्ध है। यहाँ से थाली, लोटा, बोतल, कटोरा इत्यादि बर्तन भी मिले हैं। और यहाँ से हथौड़ा, गोफन की गोलियां आदि लघु पाषाणकालीन उपकरण भी मिले हैं। यहाँ से एक कंकाल के ऊपर एक दीवार निकाली हुई है जो समाधि का प्रतीक मानी जाती है। दोस्तों जो किसका प्रतीक मानी जाती है? समाधि का प्रतीक मानी जाती है। इससे आगे अपन अगली सभ्यता देखते हैं। अगली सभ्यता देखते हैं दोस्तों। चलो आगे चलते हैं। यहां तक शायद आपको समझ में आ गया होगा। और बार बार में आप जब भी पढ़ें तो अपने साथ में रफ कॉपी रखें। रफ के बाद में क्लास पूरी लेने के बाद में आप क्या करें, अपने फेयर रजिस्टर में इसके नोट्स बना लें। अब जो आगे सभ्यता है उस सभ्यता का नाम है ओजियानी। दोस्तों ओजियानी अब एकदम छोटी सी सभ्यता है ओजियानी, यानी कहेंगे यह सभ्यता भीलवाड़ा में स्थित है। यानी यह सभ्यता कहां पर स्थित है? भीलवाड़ा में। तो लिख सकते हैं यह सभ्यता भीलवाड़ा में विकसित हुई तथा
इसकी खोज, यह सभ्यता भीलवाड़ा में विकसित हुई तथा इसकी खोज 1999, 2000, एक या फिर कई जगह मिलता है 2099 से 2000 या 2001 के मध्य में इसकी खोज की गई थी। किसके द्वारा? इसकी खोज 1999 से 2000 के मध्य राज्य पुरातात्विक विभाग द्वारा की गई। यानी यह सभ्यता है कहाँ? उज्जैनी सभ्यता। मोस्ट बात सिर्फ इतनी है, भीलवाड़ा। खोज 1999 से 2000 के मध्य राजस्थान पुरातात्विक विभाग द्वारा इस सभ्यता क्या की गई थी? खोज। यदि बात करें इसके साक्ष्य की, ज्यादा साक्ष्य में कुछ नहीं है। यहां से गाय व बैल की मृण मूर्तियां मिली हैं, जिन पर एकमात्र सफेद रंग चढ़ाया हुआ है या सफेद रंग की पॉलिश की हुई है। तो लिख सकते हैं यहां से गाय व बैल की मृण मूर्तियां मिली हैं, जिन पर एकमात्र रूप से सफेद रंग डिजाइन किया हुआ है, और इनको ओज यानी बूल की संज्ञा दी गई। और इनको ओज यानी बुल की या वुल की संज्ञा दी गई। बस इतनी बात याद रखनी है। गाय व बैल की मृण मूर्तियां कहां से मिली? ओज यानी भीलवाड़ा से। और इनकी विशेषता क्या है? इनके ऊपर अपन ये कह सकते हैं सफेद रंग डिजाइन किया गया है। इनके ऊपर क्या कह सकते हैं? सफेद रंग डिजाइन किया गया है। ऐसा सफेद रंग किसी अन्य मूर्तियों पर नहीं मिलता। गाय व बैल की मृण मूर्तियां तो अन्य स्थान से भी मिलती हैं, जैसे आहड़ से मिलती हैं, और दूसरा बालाथल से भी मिलती है। यानी अपन जो आहड़, इनको ओजियानी सभ्यता के अंदर मिली है, उनको किसकी संज्ञा दी है? ओजियानी बुल की संज्ञा दी है। जो आहड़ से मृण मूर्तियां मिली हैं, आहड़ से गाय और बैल की जो मूर्तियां मिली हैं, उसे बनासियन वुल कहा गया है। बनासियन वुल। और जो बालाथल से मिली हैं मृण मूर्तियां, गाय और बैल की मृण मूर्तियों की बात करते हैं, उसे बालाथल वुल कहा गया है। बालाथल वुल। तो याद रखना दोस्तों, ओजियानी सभ्यता में यानी गाय और बैल की मृण मूर्तियां जो आहड़ से मिली हैं, उन्हें क्या कहा गया? बनासियन वुल। और बालाथल में भी गाय और बैल की मृण मूर्तियां मिली हैं, जिन्हें क्या कहा गया? बालाथल वुल। और ओजियानी सभ्यता में भी गाय और बैल की मृण मूर्तियां मिली हैं, जिन्हें क्या कहा गया? ओजियानी वुल। और क्या मिला है? गाय और बैल की मृण मूर्तियां मिली हैं इस सभ्यता से। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में, ये इतनी सी बड़ी छोटी छोटी सभ्यता है, इसके बाद में अगली सभ्यता की बात करते हैं जो भीलवाड़ा के अंदर ही स्थित है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओजियानी सभ्यता, यह सभ्यता भीलवाड़ा में विकसित हुई। इसकी खोज 1999 से 2000 के मध्य पुरातात्विक विभाग द्वारा की गई। यहां से गाय और बैल की मृण मूर्तियां मिली हैं, जो एकमात्र सफेद रंग उनके ऊपर डिजाइन किया गया है। और इन सभ्यता को ओजियन वुल कहा गया। आहड़ से मिली है उसे बनासियन वुल, बालाथल से मिली है उसे बालाथल वुल कहा गया है। दोस्तों आगे जो अगली सभ्यता अपने पास में भीलवाड़ा की आ रही है, वो सभ्यता कौन सी है? लाछूरा सभ्यता। कौन सी सभ्यता है दोस्तों? कहेंगे लाछूरा सभ्यता। दोस्तों अगली जो सभ्यता है अपने पास में, ये सभ्यता आती है भीलवाड़ा के अंदर ही है, लाछूरा सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? लाछूरा सभ्यता। लाछूरा सभ्यता की यदि बात करते हैं, सबसे पहले स्थान यदि भीलवाड़ा में, यानी यह सभ्यता आसीन तहसील भीलवाड़ा में है, तो लिख सकते हैं लाछूरा सभ्यता
लाछुरा सभ्यता, लाछुरा गांव, आसींद तहसील, भीलवाड़ा में विकसित हुई। ठीक है। और इसकी खोज 1998-99 के मध्य B.R. मीणा द्वारा की गई तथा उत्खनन कार्य S.C. शरण, साथ में S.C. शरण प्लस लगा रहा हूं, S.C. शरण और कंवर सिंह, उत्खनन कार्य S.C. शरण, कंवर सिंह तथा B.R. सिंह द्वारा किया गया। दोस्तों, लाछुरा सभ्यता जो है, पूछ लिया जाए, लाछुरा सभ्यता लाछुरा गांव में है और आसीन तहसील में है। कहां पर? भीलवाड़ा में। और इसकी खोज 1998-99 में और किसके द्वारा? B.R. मीणा के द्वारा। उत्खनन यानी कह सकते हैं खुदाई का जो कार्य है S.C. शरण, कंवर सिंह और B.R. सिंह के द्वारा खुदाई कार्य भी करवाया गया था। इसके नेतृत्व में खुदाई कार्य भी करवाया गया था। अब देखो, इस सभ्यता की बात करते हैं अपन साक्ष्यों के बारे में। ज्यादा कुछ नहीं है साक्ष्यों में, अपन कह सकते हैं यहां से मानव व पशुओं की मृण मूर्तियां मिली। तो कह सकते हैं साक्ष्यों के तौर पर लिखेंगे, यहां से मानव व पशुओं की मृण मूर्तियां मिली। यहां से मानव व पशुओं की मृण मूर्तियां मिली। और यहीं से अपन कह सकते हैं, यहीं से मिली थी मिट्टी की मोहरें जिन पर ब्राह्मी लिपि के अक्षर अंकित थे। यहां मिली मिट्टी की मोहरों पर ब्राह्मी लिपि में या ब्राह्मी लिपि के कुछ से इतिहासकार लिखते हैं 4 ब्राह्मी लिपि के अक्षर अंकित थे। कुछ इतिहासकार कहते हैं ब्राह्मी लिपि के 4 अक्षर अंकित थे। तो अपन कह सकते हैं कि लाछुरा सभ्यता लाछुरा गांव आसीन तहसील भीलवाड़ा में है। इसकी खोज 1998-99 में B.R. मीणा द्वारा की गई। खुदाई का कार्य S.C. शरण, कंवर सिंह और B.R. सिंह के नेतृत्व में भी यहाँ पर खुदाई कार्य करवाया था। साक्ष्य में यहाँ से मानव व पशुओं की मृण मूर्तियां मिली हैं और यहाँ मिली मिट्टी की मोहरों पर ब्राह्मी लिपि के 4 अक्षर अंकित हैं या ब्राह्मी लिपि के अक्षर अंकित हैं। दोस्तों, अपन ने जो यहाँ तक का प्रारूप पढ़ा है, यहाँ तक का प्रारूप पढ़ा है, जो यानी अपन ने सभ्यता जो देखी है उसको रिपीट कर देता हूँ मैं एक बार, और देखना कैसे होता है वो चीज देखना। यानी अपन ने भीलवाड़ा की सभ्यता जो पढ़ी है, भीलवाड़ा की सभ्यता का मैं रिपीटेशन करता हूँ। भीलवाड़ा में जो अपन ने बागोर सभ्यता पढ़ी है, ओजियानी सभ्यता पढ़ी है, लाछुरा सभ्यता पढ़ी है, जहाजपुर सभ्यता पढ़ी है और भीलवाड़ा के अंदर बांका सभ्यता पढ़ी है। बांका सभ्यता में अपन ने पढ़ा था कि राजस्थान में सर्वप्रथम अलंकृत गुफा बांका सभ्यता में मिली थी। भीलवाड़ा के अंदर राजस्थान में सर्वप्रथम अलंकृत गुफा जो मिली थी वो बांका सभ्यता भीलवाड़ा के अंदर मिली थी। तीसरी अपन देखी थी जहाजपुर सभ्यता। जहाजपुर सभ्यता में महाभारत कालीन अवशेष मिले थे, जो भीलवाड़ा के अंदर ही है, महाभारत कालीन अवशेष मिले थे। उसके बाद में अपन ने देखी थी बागोर सभ्यता। दोस्तों, बागोर सभ्यता कहाँ पर है? अपन कह सकते हैं बागोर सभ्यता का उपनाम जो देखा था पाषाण युगीन सभ्यता, और बागोर सभ्यता बागोर भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। नदी का नाम ले तो कोठारी नदी हो जाएगा। नदी का नाम क्या हो जाएगा? कोठारी नदी हो जाएगा। खोज की यदि बात करें तो 1967 से 1969 के मध्य डॉक्टर वीरेंद्र नाथ व उसके सहयोगी
एल.एस. लेसानी जो जर्मनी के थे, इनके द्वारा इनकी खोज की गई थी। सर्वप्रथम जो बागोर सभ्यता का खुदाई का कार्य था वो महासतियों के टीले से शुरू किया गया था। और इसके बाद में अपन ये कह सकते हैं इसका समय काल 3000 ईसा पूर्व से अपन 500 ईसा पूर्व मानते हैं। और अपन ये भी कह सकते हैं यहाँ महासतिया की यदि बात करें तो गंगोद्भव स्थान कहाँ पर आ जाता है, आहड़ के निकट उदयपुर में आ जाता है। इसके बाद में यदि अपन ने बात की थी कि यहाँ से साक्ष्य क्या मिले थे, यानी मध्य पाषाण काल, यहाँ से मध्य पाषाण कालीन पत्थरों के अवशेष मिलते हैं या मध्य पाषाण कालीन अवशेष मिलते हैं। तो इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग जो पत्थरों के औजार व अस्त्र शस्त्र बनाया करते थे, तो इसलिए इसे आदिम सांस्कृतिक संग्रहालय भी कहा गया था बागोर सभ्यता को। बागोर सभ्यता में भवन निर्माण में पत्थरों का प्रयोग करते थे। प्राचीनतम पशुपालन के अवशेष भी बागोर सभ्यता से मिले थे। विश्व में एकमात्र स्थल जहाँ से 14 प्रकार की खेती का उल्लेख मिलता है। और अपन ये कह सकते हैं बागोर सभ्यता जो यहाँ पर मानव जो था वो सबसे पहले आखेट और उसके बाद में पशुपालन और उसके बाद में खेती का सिस्टम अपनाता है। इसके बाद अपन ये कह सकते हैं यहाँ से मिली तांबे के 5 उपकरण, जिनमें से एक 10.5 सेमी लंबी छिद्र वाली एक सुई बड़ी प्रसिद्ध मानी जाती है। यहाँ से थाली, कटोरे, लोटे, बोतल आदि भी बर्तन मिले थे। और यहीं से अपन कह सकते हैं हथौड़ा व गोफन की गोलियां लघु पाषाणकालीन उपकरण मिला था। और यहीं से एक कंकाल मिला था, कंकाल के ऊपर ईंटें लगी हुई थी। और ईंटों के कारण अपन ये कह सकते हैं कि ये जो है ये समाधि का प्रतीक है। क्या है? समाधि का प्रतीक है। ये क्या है? समाधि का प्रतीक है। नेक्स्ट जो अपन ने सभ्यता की बात की है वो है ओजियानी सभ्यता। ओजियानी सभ्यता जो भीलवाड़ा में 1999 से 2001 के मध्य पुरातात्विक विभाग, राजस्थान पुरातात्विक विभाग द्वारा इसकी खोज की गई थी। यानी इसकी जो खोज के जो चरण थे वो 3 थे दोस्तों। ओजियानी सभ्यता के चरण जो थे वो 3 थे, खोज के चरण जो थे 3 थे। यहाँ से प्राप्त गाय व बैल की मृण मूर्तियां जो मिली थी ये अलग ही तरीके से डिजाइन की हुई थी, यानी सफेद रंग से चित्रित की हुई थी। सफेद रंग जो इनके ऊपर लगाया था, अपन कह सकते हैं कि ओजियानी सभ्यता से गाय व बैल की जो मृण मूर्तियां मिली थी, जिन मूर्तियों पर सफेद रंग डिजाइन किया हुआ था, जो विशेषता, जो अपनी अलग ही विशेषता रखता है। और इस सभ्यता को जो संज्ञा दी गई थी, उन मूर्तियों को जो संज्ञा दी गई थी वो कह सकते हैं ओजियानी वुल की संज्ञा दी गई थी। आहड़ से भी अपने को गाय व बैल की मृण मूर्तियां मिली थी, जिसे बनासियन वुल की संज्ञा दी गई थी। और बालाथल से आगे जो पढ़ेंगे, बालाथल में भी गाय व बैल की मृण मूर्तियां मिलेंगी, जिन्हें बालाथल वुल की संज्ञा दी गई है। आगे जो दोस्तों लाछुरा सभ्यता जो भीलवाड़ा में है, लाछुरा गांव आसीन तहसील भीलवाड़ा में विकसित हुई है। इसकी खोज 1998-99 में बी.आर. मीणा के द्वारा की गई थी। खुदाई का कार्य एस.सी. शरण, कंवर सिंह व बी.आर. सिंह के नेतृत्व में भी किया गया था। साक्ष्य में यहाँ से मानव व पशुओं की मूर्तियां, मृण मूर्तियां भी मिली है। मानव व पशुओं की मृण मूर्तियां, मानव व पशुओं की दोस्तों लिख लेना, मृण मूर्तियां मिली है। और मृण मूर्तियां मिली है। यहाँ मिली मिट्टी की मोहरों पर ब्राह्मी लिपि के 4 अक्षर अंकित है। नमस्कार दोस्तों, अपना चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और पसंद आए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको लगातार रूप से क्लासें उपलब्ध रहेगी। मैं सुरेंद्र प्रजापति, गांव घोघटिया, गछावतान, तहसील तारानगर, जिला चूरू का निवासी हूं। आप सबके बीच में निःशुल्क तौर से हाजिर हूं। नमस्कार।